नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को राज्य के एनडीए कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के जरिए भरेंगे जोश। बिहार चुनाव पर दिल्ली में बढ़ी सरगर्मी। बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक खत्म। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर भी हो सकता है फैसला। दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से दुष्कर्म मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विवादित बयान। छात्रा के रात में कॉलेज से बाहर जाने पर उठाया सवाल। बोली, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में भी हुए हैं ऐसे मामले। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का पलटवार। अफगान सैन्य बलों का 25 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे और 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा। और महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना मौजूदा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर के साथ तैयारी कर रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर साझा करते हुए लिखा कि बिहार में भाजपा एनडीए की विजय के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जुट चुके हैं। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से संवाद हमेशा नई प्रेरणा देता है। 15 अक्टूबर को मुझे ऐसे ही कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा। मेरा आग्रह है, आप सभी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान से जुड़ें और अपने सुझाव आज ही साझा करें। चुने गए कुछ कार्यकर्ताओं से उनके सुझावों पर मैं सीधे उनके साथ चर्चा करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई है। शनिवार को देर रात तक चली बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के बाद आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भी बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को कोर ग्रुप की बैठक में कल ही बुलाया गया था। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा ने दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संभावना जताई जा रही है कि आज देर शाम तक एनडीए की सीटों का ऐलान किया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने आगामी चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिलने और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद की सीटें बहुत कम होंगी, इसलिए राजद को 2010 से भी बुरी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन होगा, राजद की सीटें कम हो जाएंगी, बेहद कम हो जाएंगी। 2010 से भी बुरी स्थितियों में राजद को जाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए एक बड़ी जीत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जीत भी मिलकर हम लड़ेंगे, हासिल करेंगे और अगली सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बननी भी उतनी ही तय है। इस बीच कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है, लेकिन उन्होंने माना है कि कुछ दिक्कतें अभी हैं। उनका दावा है कि 1-2 दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 2020 में भी सभी लोग यही कह रहे थे कि 10 लाख नौकरियां देना असंभव है, लेकिन तेजस्वी यादव का इरादा बिहार के भविष्य को लेकर स्पष्ट है। इससे पहले जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव के उस वादे पर तीखा हमला बोला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा। सब लोग तो 2020 में भी यही कह रहे थे कि असंभव है। जो हमारा इरादा था तेजस्वी यादव जी का, वो इरादा, हौसला, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति ने वो करके दिखाया। जो लोग पहले ही हार मान जाते हैं तेजस्वी जी जब घोषणा करते हैं, तो ये तो स्पष्ट है ना कि तेजस्वी जी का इरादा जो है वो स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनावों के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इनमें गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा के नाम शामिल हैं। गुलाम मोहम्मद मीर जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख राजनीतिक और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं। कश्मीर घाटी से आते हैं, लंबे समय से संगठन से भी जुड़े रहे हैं और क्षेत्रीय मामलों पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं राकेश महाजन जम्मू और कश्मीर में भाजपा इकाई के उपाध्यक्ष हैं। जम्मू क्षेत्र के जाने माने राजनीतिक चेहरे हैं और पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें सतपाल शर्मा की, तो जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष हैं। पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रमुख के रूप में उनका ये दूसरा कार्यकाल है। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान सतपाल शर्मा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष और बाद में जम्मू कश्मीर भाजपा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु के लिए प्रस्तावित सुरंग सड़क परियोजना को आपदा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह परियोजना बेंगलुरु की यातायात समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, बल्कि नई समस्याएं पैदा करेंगी। The tunnel road project as proposed by the state government is a disaster for Bengaluru. This expensive car-only project will not solve Bangalore's traffic problems, but it will cause new problems that will haunt generations of people of Bengaluru. Today, I had called the officials of the GBA to come and explain the 6 acres acquisition that they are doing in Lal Bagh. और इसी के साथ फिलहाल समाचार में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत आने वाले क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता ओडिशा की रहने वाली है और एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया गया। 3 persons arrested and they have been forwarded to court today and further investigation is on. Everything is going according to all the protocol. वहीं पुलिस और जांच दल ने आज पश्चिम बर्धमान में घटनास्थल पर जाकर जांच की है। और पीछे में पेन भी हो रहा है, देख के आया। अभी चल तो नहीं पा रहा है, बेड में है। चीफ मिनिस्टर भी हमको फोन किया, डीजी एसपी कलेक्टर सारी हमको हेल्प कर रहे हैं। वो कैसे है सब, एवरी मोमेंट ही हैज टेकन माय ओपिनियन। चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। तो ये पीड़िता के पिता का बयान आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है। उनको ये डर है कि उनकी जो बेटी है उसको मार दिया जाएगा, उसकी जान को खतरा है। इसको लेकर के उन्होंने ये कहा कि हमें अपनी बेटी की सुरक्षा चाहिए और उसके लिए हम उसको ओडिशा ले जाना चाहते हैं। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म मामले की निंदा करते हुए प्रदेश सरकार से तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की है। I strongly condemn it as Congress President of Odisha, PC President, and I appeal that the government should take immediate step. Our Mahila Congress would have some demonstration regarding that issue. Odisha government has to be serious on this issue and talk to the West Bengal government. We are brothers and sisters. We are close neighbor of Bengal, and Odisha people do not expect such kind of behavior with Bengal government. जहां दुर्गापुर में एमबीबीएस की 23 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर कॉलेज मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए हैं। मामले में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छात्रा के देर रात बाहर निकलने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी प्रदेश में छात्राओं को देर रात बाहर न निकलने की भी नसीहत दे रही हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी खुद ही उठाने की बात कही है। That girl, it is shocking. Whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? I'm shocked to see the incident. But private medical colleges also used to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार पर दिए गए बयान से एक बार फिर पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में चिदंबरम ने 1984 के संवेदनशील मुद्दे का जिक्र करते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक बड़ी गलती माना है। उन्होंने कहा कि 1984 में स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। पी चिदंबरम के अनुसार कुछ साल बाद सेना को बाहर रखकर सही तरीका दिखाया गया था।
उन्होंने माना कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। चिदंबरम ने यह भी कहा कि यह निर्णय सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और सिविल सेवाओं का सामूहिक निर्णय था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए केवल इंदिरा गांधी को दोष नहीं दिया जा सकता। बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बीते 6 महीने में यह दूसरा बड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले 4 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलती माना था। वहीं अब चिदंबरम के बयान के आने के बाद राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। That was a wrong way to retrieve the Golden Temple. A few years later, I think 3-4 years later, we showed the right way to retrieve the Golden Temple by keeping out the army. There was a way to retrieve and capture all the militants, but Blue Star was the wrong way. And I agree, Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. But that mistake was a cumulative decision of the army, the police, the intelligence, and the civil service. You can't blame it only on Mrs. Gandhi. देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस मौके पर प्रदेश में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरदार @150 एकता मार्च आयोजित होगा और 31 अक्टूबर को हर जिले में रन फॉर यूनिटी होगा। खेल एवं युवा मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे 5 युवा हर जिले से केवड़िया जाएंगे। सरदार पटेल की जयंती पर वोकल फॉर लोकल थीम पर ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी कनेक्ट और स्वदेशी मेलों पर फोकस होगा। योग और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही अखंड भारत के शिल्पी भी हैं। रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही आयोजित कर रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर गुजरात के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात में भी स्थापित हुई है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के गरचुक स्थित नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर में वैश्विक मानव प्रतिभा के लिए फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे अप्रत्यक्ष रूप से असम की अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य असम के युवाओं को विदेशी भाषा कौशल से लैस करना है, जिससे वो शैक्षिक वैश्विक रोजगार के अवसरों का पता लगा सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन सकें। इस पहल के तहत पहले चरण में 180 युवाओं को जापानी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। Remittance is always a big source for earning forex, foreign exchange. It also make your state put your state in the global positioning. So this scheme will also indirectly help in the growth of Assam economy.
रूस के काल्मिकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्ता में शनिवार को भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान द्वारा पहुंचे। ये आयोजन भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां 11 से 18 अक्टूबर 2025 तक 8 दिवसीय अवशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर भारत से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। इस आयोजन में वरिष्ठ भारतीय भिक्षुओं का दल वहां स्थानीय बौद्ध समुदाय को आशीर्वाद देगा और धार्मिक अनुष्ठान करेगा। प्रदर्शनी में 83वें शाक्य त्रिजेन रिनपोछे के उपदेश और प्रवचन होंगे। इसके अलावा भारत की संस्कृति मंत्रालय के पांडुलिपि प्रभाग से प्राप्त कंजूर मंगोलियाई धार्मिक ग्रंथों के 108 खंड, 9 बौद्ध संस्थानों और 1 विश्वविद्यालय को भेंट किए जाएंगे। पवित्र अवशेषों का स्वागत काल्मिकिया के बौद्ध प्रमुख शाजिन लामा, गेशे तेंजीन चोइडाक और गणराज्य के प्रमुख बाटू सरगेयेविच खासिकोव ने किया। यहां 8 दिवसीय प्रदर्शनी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ, राष्ट्रीय संग्रहालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से आयोजित की गई है। अवशेषों को एलिस्ता के प्रसिद्ध गेदेन शेडुप चोइकोरलिंग मठ गोल्डन अबॉर्ड ऑफ शाक्यमुनि बुद्ध में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही बौद्ध डाक टिकटों, शाक्य विरासत और बोधिचित्त पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जो भारत की 2 सहस्त्राब्दियों पुरानी समृद्ध बौद्ध विरासत को दर्शाती है। नई दिल्ली के भारत मौसम विज्ञान विभाग में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पेशल स्वच्छता अभियान 5.0 का आगाज किया। साल 2021 के 2 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके 5 साल पूरे हुए हैं। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान की उपलब्धियों पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस अभियान में न केवल स्वच्छता पर जोर दिया गया, बल्कि कार्यालयों की सफाई, ई कचरे का प्रबंधन, इसके अलावा पुरानी फाइलों का निपटारा भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि स्वच्छता अभियान से बीते 5 वर्षों में 3,300 करोड़ रुपए का स्क्रैप बेचकर सरकारी खजाने में भरा गया। दफ्तरों के कमरे में जमा होने वाले कूड़े के निपटान से 7 लाख वर्ग मीटर जगह को खाली कराया गया। 1.25 करोड़ फाइलों का निपटारा किया गया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर स्वच्छता के कर्मठ सिपाहियों को सम्मानित किया और मौसम विज्ञान विभाग में पौधारोपण के जरिए स्वच्छ पर्यावरण का संदेश भी दिया। फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में संडेज ऑन साइकिल का आयोजन शानदार अंदाज में हुआ। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने झंडे दिखाकर साइक्लोथॉन को रवाना किया। संडेज ऑन साइकिल में इस बार मौका था विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पैरा खिलाड़ियों की जीत के जश्न को मनाने का। साइक्लोथॉन के इस संस्करण में देश भर में डॉक्टर्स और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने साइकिलिंग करके फिटनेस का संदेश दिया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा, संडेज ऑन साइकिल आज एक अभियान बन चुका है। एनएसजी ने अशोक चक्र पुरस्कार विजेता
मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की स्मृति में साइक्लोथॉन का आयोजन किया। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते कुछ दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तानी एयर अटैक के बाद बीती रात अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया है। तालिबान प्रवक्ता ने इस हमले में 58 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों के घायल होने का दावा किया है। अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा करने का भी दावा किया है। तालिबान शासन के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस हमले में 9 अफगान सैनिक भी शहीद हुए और 16 अन्य घायल हुए हैं, जबकि 20 पाकिस्तानी सुरक्षा चौकियां नष्ट कर दी गई हैं। अफगानिस्तान स्थित टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब और कतर के अनुरोध पर आधी रात को सैन्य कार्रवाई रोक दी गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सोमवार को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में होने वाले शांति सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य गाजा में युद्ध को समाप्त करना, मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता स्थापित करना और क्षेत्र में सुरक्षा का एक नया दौर शुरू करना है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त रूप से करेंगे। वहीं इस सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के नेता शामिल होंगे। महिला क्रिकेट विश्व कप में मौजूदा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 118 रन बना लिए हैं। प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दी है और पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। स्मृति मंधाना ने 58 रन का आंकड़ा पार करते ही वनडे क्रिकेट में अपने 5000 रन पूरे कर लिए हैं। भारतीय टीम को अपने पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रतियोगिता में अब तक अविजित है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पिछले मैच में पाकिस्तान को 107 रनों से करारी शिकस्त दी थी। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।